नमस्कार, ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर को बेसिक से जानेंगे। ये चैप्टर जो है क्लास 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी है और क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी है। तो ये वीडियो अगर लंबा भी होगा तो आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस एंड डाउट है सारा का सारा डाउट्स क्लियर कर देगा। तो इस चैप्टर में इंटर होने के पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू बता देते हैं। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर को शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्क, यानी इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत करेंगे वर्क से। फिर हम लोग जानेंगे कि वर्क क्या होता है और वर्क का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी फॉर्मूला ऑफ वर्क को देखेंगे और फिर इसका एसआई यूनिट को देखेंगे। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी वर्क का कंडीशन क्या क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे, यानी वर्क होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए ये देखेंगे। फिर हम लोग इसको वर्क, देखिए वर्क तो होता है, वर्क किया जाता है, तो भाई वर्क करता कौन है, जिसके पास कैपेसिटी रहता है वर्क करने का। तो वर्क करने का जिसके पास कैपेसिटी रहता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। यानी इसके बाद जो हम लोग घुस जाएंगे, कहां पर घुस जाएंगे, एनर्जी पर। फिर हम लोग देखेंगे कि एनर्जी का फॉर्म क्या क्या होता है, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे। एनर्जी का फॉर्म में हम लोग ये देखेंगे, केमिकल एनर्जी देखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह से हम लोग बहुत सारा फॉर्म के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। फिर हम लोग यहां पर देखेंगे कि एनर्जी का कंजम्पशन किस रेट में होता है, यानी कंजम्पशन रेट ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे। कंजम्पशन रेट ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। यानी हम लोग इसमें उसके बाद क्या बात करेंगे, पावर के बारे में। तो पावर में हम लोग देखेंगे कि पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पावर का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग एनर्जी में बहुत सारे कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्म किस तरह से होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से जाता है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो यही सारा पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये सारा पॉइंट को पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा छोटा छोटा टर्म्स भी आएगा, तो वो सारे टर्म्स को हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वर्क है। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, यानी वर्क क्या होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि वर्क क्या होता है। ये जो आप वर्ड देख रहे हो वर्क, इसको हिंदी में बोला जाता है काम, या इसको हम लोग बोलते हैं कार्य। तो इस वर्ड को इंग्लिश में वर्क बोला जाता है। और ये जो वर्ड है वर्क हम लोग का डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। जैसे अगर कोई किसान अपने खेत में हल चला रहा है तो वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। अगर कोई औरत कुआं से पानी निकाल के बाल्टी में उसको घर तक ले जा रही है तो वो क्या कर रही है ना, काम कर रही है। क्या कर रही है, वर्क कर रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ड है हम लोग का जनरल लैंग्वेज में सबसे कॉमन वर्ड क्या है, वर्क है। तो यहां पर ये जो वर्क है, इस वर्क के साथ एक और वर्ड जुड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्क को किया जाता है, वर्क को किया जाता है। हमेशा हम लोग वर्क को क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते, मतलब कोई भी जो है वर्क को क्या करता है, उसको कंप्लीट करता है। मतलब जैसे वो किसान हल चला रहा है, यानी वर्क को कर रहा है। अगर औरत पानी लेके जा रही है तो वो भी क्या कर रही है, काम को कर रही है। तो यहां पर ये जो वर्ड है वर्क, इसके साथ एक और वर्ड आता है डू। डू का मतलब होता है करना। तो जब भी ये वर्ड आता है वर्क, तो वर्क को हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्क को किया जाता है। और करना का मतलब क्या होता है, डू। तो ये जो वर्ड है वर्क, हमेशा वर्क के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ रहता है, वर्क डन। वर्क डन यानी काम को हम लोग करेंगे या काम को किया जाता है। ठीक है।
लेकिन अब अगर इसको हम लोग फिजिक्स में देखते हैं तो फिजिक्स कहता है कि ये जो वर्क होता है या वर्क डन होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो फिजिक्स में इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, फिजिक्स में वर्क को क्या बोलते हैं, तो फिजिक्स बोलता है कि वर्क जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। जब वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है तो ये किसी ना किसी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत स्टडी किया इस पर। बहुत स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों ने यह पाया कि जब भी हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और अगर बॉडी डिस्प्लेस होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क इज डन। तब हम लोग बोलते हैं कि कार्य जो है संपन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो दो चीजें होती है। दो चीजें क्या क्या होती है, एक होता है कि हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं और दूसरा क्या होता है, वो बॉडी मोशन में आता है या वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है वर्क, ये वर्ड वर्क दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। अब यहां पर देखिए ये जो वर्क है वर्क को डिनोटेड किया जाता है W से। तो यहां पर एक बात को समझिएगा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या पाया कि जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा किसी बॉडी को फोर्स लगा के वही क्या होगा, ज्यादा वर्क डन कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए समझिएगा, जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, यहां पर क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान के चलिए इस ब्लॉक में व्हील लगा हुआ है। अब एक बंदा जो है इस पर फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेस करते हुए यहां तक ले आता है, कितना, ये 10 मीटर तक ले आता है, इसको, इस ब्लॉक को क्या करता है 10 मीटर तक ले आता है, तो ये कुछ वर्क डन किया। वहीं अगर मान लेते हैं कि एक दूसरा बंदा इसी ब्लॉक को, अगर मान लेते हैं ये दूसरा बंदा इसी ब्लॉक को धक्का मार के ये 10 मीटर के जगह 20 मीटर तक ले आता है, तो अब यहां पर बताइए कि कौन ज्यादा वर्क किया, यानी वर्क डन किसमें ज्यादा हुआ। तो जो 20 मीटर तक लाता है उसका वर्क डन ज्यादा हुआ और जो 10 मीटर तक ला रहा है उसका वर्क डन क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ये किसका प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट जिसका ज्यादा होगा वर्क डन उतना ज्यादा होगा। जो जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा बॉडी को फोर्स लगा के उसका वर्क डन उतना ज्यादा होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम बॉडी होना चाहिए तब, ठीक है। अब एक और बात को समझिएगा, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, W जो है प्रोपोर्शनल हो गया किसका, S का। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज का स्टडी किया कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट, है ना, कंडीशन क्या है, सपोज दैट इस बार हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक था अब इस ब्लॉक का मास को हम लोग ज्यादा कर देते हैं। जैसे ये ब्लॉक जो है ये मान लेते हैं 50 kg का है और ये ब्लॉक जो है मान लेते हैं कि ये 30 kg का है, ठीक है, 30 kg का है। अब ये भी 20 मीटर इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और ये भी 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने यह पाया कि जो बंदा भारी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही डिस्टेंस वो ज्यादा वर्क डन कर रहा है, किसके कंपेयर में, जो हल्का ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज तो यह पाया कि वर्क डन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क डन। फिर दूसरा चीज क्या पाया कि फोर्स भी जितना, जैसे कि अगर ये भारी है तो भारी को अगर ये धक्का लगा के अगर 20 मीटर तक ले जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, किसके कंपेयर में, ये जो इसका 30 kg वाला ब्लॉक है उसके कंपेयर में। तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने एक और चीज पाया कि अगर ज्यादा फोर्स वो अप्लाई कर रहा है तो वर्क डन भी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी वहां पर एक और चीज पा गया, क्या पाया कि वर्क डन जो है, यानी वर्क जो है ये किस पर प्रोपोर्शनल हो गया आपका, ये फोर्स पर, अप्लाइड फोर्स, ये क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स।
अप्लाइड फोर्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने दो चीज पाया, क्या पाया कि वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो अप्लाई फोर्स करते हैं उसका वो प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहां से हम लोग ये पाते हैं कि ये जो वर्क डन है प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो दोनों को एक साथ लिख देंगे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस तरह से लिखाएगा। अब यहां पर देखिए मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुटेगा, यानी यहां पर जो वर्क डन है ये बराबर हो जाएगा आपका के और एफ और ये एस का। तो यहां पर जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अगर मान लेते हैं यहां पर बात करेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, तो इस जगह पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1। हम बताएंगे कि k का वैल्यू यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू कब हम लोग 1 लेते हैं और कब हम लोग इसका वैल्यू कुछ और लेते हैं। तो यहां पर फिलहाल अभी ये समझिए कि यहां पर k का वैल्यू क्या होता है 1। तो अब अगर मान लेते हैं यहां पर हम लोग k का वैल्यू पुट कर देंगे तो W इक्वल टू फॉर्मूला आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला आ गया। अब अगर मान लेते हैं इसका हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे, यानी इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं, वर्क डन का डिफिनेशन हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के यहां पर अप्लाइड कीजिएगा, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी in the direction of force, बहुत अच्छा से समझिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या आप इसको बोल सकते हो इन द लाइन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन पर आप अप्लाइड फोर्स कर रहे हो, जिस लाइन पर आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो उसी लाइन पर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो वाला डिस्प्लेसमेंट और जो आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वर्क डन का कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज, ये जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया F इंटू एस, यहां पर ये जो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छा से पता है, लेकिन एक चीज यहां पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, या आप अगर मान लेते हैं इसको, अगर आप बोलिएगा कि अगर मान लेते हैं आप इसको नहीं बोलते, तो अगर आप फोर्स को बोलते हो तो फोर्स को आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये जो फोर्स है आप वो फोर्स का मल्टीप्लाई यहां पर होता है जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगता है, यानी ये होता है अप्लाइड फोर्स along the direction of डिस्प्लेसमेंट। यानी दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे का हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स को बोलेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, तो हाँ, ये बात बहुत अच्छा से क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपका न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल आपका नहीं बनेगा। अब अगर मान लेते हैं हम लोग देखते हैं तो वो फोर्स का जो वर्क का जो फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला क्या हो गया, F इंटू एस। अब यहां पर एक बात को समझिए, बहुत सिंपल तरीका से हम इसको समझाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक सरफेस है, ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इसको इस डायरेक्शन में कोई खींच रहा है। मान के चलो कि ये बंदा जो है इसको खींचते हुए ले आ रहा है, ठीक है, इसको खींचते हुए इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये अप्लाइड फोर्स इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये इसको खींच के उस डायरेक्शन में ले जा रहा है
तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी जो हो रहा है वो आपका इसी डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और आपका अप्लाइड फोर्स जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन पर हो रहा है, देखिए एक ही लाइन पर हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका F इंटू एस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मान लेते आप यूं समझिएगा, बहुत अच्छा से इसको समझिएगा, जैसे यहां पर मान लेते एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, एक सरफेस है। अब यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत सिंपल से इसको समझिएगा, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक पर हम व्हील लगा दे रहे ताकि आपको उसको खींचने में आसानी होगा, यानी उसको पुल करने में आसानी होगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात को समझिए, बहुत सिंपल है, हम यहां पर इसका दो कंडीशन बनाएंगे। एक कंडीशन में यहां पर एक रस्सी बंधा हुआ है ये, ठीक है, ये ए वाला कंडीशन लेते हैं। दूसरा वाला कंडीशन क्या लेते हैं हम, यहां पर इस डायरेक्शन में एक दूसरा रस्सी ले लेते हैं बी, ठीक है। यहां पर एक बंदा है और यहां पर एक, यूं समझ लीजिए कि यहां पर एक बंदा है और यहां पर एक बंदा है। क्या कर रहा है ना, ये भी इसको खींच रहा है फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन से, और ये भी इसको खींच रहा है फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन से। अब यहां पर बताइए, देखिए ये अलग अलग कंडीशन है, यानी हम यहां पर कंडीशन नंबर अगर 1 बोलेंगे, ये कंडीशन नंबर 2 हुआ, ये कंडीशन नंबर 2 हुआ और ये कंडीशन नंबर 1 हुआ, मान के चलिए ये कंडीशन नंबर 1 हुआ और ये कंडीशन नंबर 2 हुआ। तो आप हमको बताइए कि कौन सा वाला कंडीशन में ये जो ब्लॉक है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फोर्स देखिए, कंडीशन को समझिएगा, ऑब्जेक्ट वही है, लगने वाला फोर्स वही है, सिर्फ इसमें चेंज क्या हो रहा है कि इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो अलग एंगल पर अप्लाई किया जा रहा है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इस चीज को समझिएगा कि बॉडी मोशन किस डायरेक्शन में करेगा, बॉडी मोशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यानी बॉडी इस लाइन पर मोशन कर रहा है, ठीक है। जब बॉडी इस लाइन पर मोशन कर रहा है तो यहां पर पहला कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला कंडीशन, अगर ये वाला कंडीशन देखिएगा तो फोर्स कहीं और लग रहा है, माने किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी चल रहा है किसी और डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में आप ये पाइएगा कि जब ये वाला कंडीशन का बात करेंगे तो बॉडी उतना ही फोर्स में कम डिस्प्लेसमेंट करेगा और इस वाला कंडीशन में बॉडी उतना ही फोर्स में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो बात को समझिएगा। आप बोलिएगा सर यहां पर ये फॉर्मूला लगा देंगे ये कंडीशन में, ये कंडीशन पर अगर आप फॉर्मूला लगाते हो W इक्वल टू F इंटू एस, तो ये सारा पक्का गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में यानी बी वाला कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, लेकिन हां इस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो W आया है, यहां W के लिए जो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहां पर दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो अब एक बात को समझिएगा, तो इस तरह का कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहां पर ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन पर आप हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग यहां पर ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं करते हैं, इस चीज को समझिएगा, एक लॉजिकली इसको समझिए। जब हम लोग यहां से खींच रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स से, तो हो क्या रहा है, मेरा ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है। एक इसको उठाने में लग जाता है और दूसरा इसको आगे बढ़ाने में लग जाता है। यानी अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो 10 न्यूटन का फोर्स में से कुछ फोर्स इसको ऊपर उठाने में लग जाता है। हो सके कि इधर ले जाने में ज्यादा फोर्स लगेगा और इधर उठाने में कम फोर्स लगेगा। तो ये चीज आप कहना मुश्किल है कि सारा का सारा फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी आप जो फोर्स लगा रहे हो बी वाला कंडीशन में, आपका फोर्स दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जा रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक इसको आगे बढ़ाने में ले जा रहा है और दूसरा कंपोनेंट उसको ऊपर उठाने में ले जा रहा है। अब बोलोगे कि सर ये ऐसे बोल रहे हैं कि ऊपर उठाने में हो रहा है यूज, तो बॉडी तो ऊपर उठता नहीं है। हाँ बिल्कुल, बॉडी ऊपर नहीं उठता, लेकिन बॉडी कब ऊपर उठेगा, जब सफिशिएंट फोर्स लगाओगे तब। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि आप 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, उसमें से 8 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप बोलोगे कि सर 2 न्यूटन का फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी उठ क्यों नहीं रहा? तो बॉडी को उठाने के लिए सफिशिएंट फोर्स लगना चाहिए, वो सफिशिएंट फोर्स अभी तक नहीं लगा है। जब ये लग जाएगा तो बॉडी उठ जाएगा।
जैसे आप इसको और एंगल बना दीजिएगा, बॉडी उठ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वर्क डन का ये फॉर्मूला नहीं लगता है। तो फिर इस कंडीशन में सर वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो यहां पर हम लोग यहां पर ये वाला एंगल को थीटा बोलते हैं। ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वो वाला एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। जब थीटा बोलते हैं ना, तो इधर वाला फोर्स को हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा। इधर वाले फोर्स को एफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा आपको क्लास 10th में जरूर देखने के लिए मिलेगा। आप बोलेंगे सर कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसको समझिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा जस्ट आपको 10th में मिलने वाला है। तो अगर 10th में मिलने वाला है और यहां से थोड़ा सा इसका झलक दिखा देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए इसको आप यहां पर समझिएगा कि ये वाला को हम लोग बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और इधर वाला जो फोर्स हो रहा है इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ साइन थीटा। यानी आपका जो फोर्स लग रहा था वो दो भाग में जो बांटा, वो एक भाग इधर वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब हम लोग यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में कितना फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एस हो रहा है। तो अब इसका जो फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू हो गया एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो गया आपका एफ एस कॉस थीटा। बस ये तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब थीटा का वैल्यू कितना होगा? जैसे मान लेते हैं यहां 30 डिग्री रहेगा तब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री रहेगा तब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, फिर 60 डिग्री। तो ये सारा वैल्यू आपको 10th में मिलने वाला है। हाँ, एक और बात, अगर आपको क्लास 9th में अगर इस फॉर्मूला से अगर कहीं अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा तो वहां पर आपको थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसलिए आपको ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा का, और नहीं तो फिर आप 10th का थोड़ा सा चार्ट हम बता देंगे और यहां से वैल्यू निकल जाएगा। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत अच्छा चीज है कि अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या वो फॉर्मूला वैलिड रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अब ये फॉर्मूला हर एक कंडीशन में वैलिड रहेगा। ठीक है, अब हम बताएंगे, इसी फॉर्मूला से हम लोग को पता चल जाएगा कि कब वर्क डन मैक्सिमम होगा, कब वर्क डन मिनिमम होगा, और कब वर्क डन जीरो होगा और कब नेगेटिव होगा। इसी फॉर्मूला से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसका वर्क डन का कंडीशन को। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन का कंडीशन, यानी कब कब वर्क डन होगा, कब वर्क डन नहीं होगा, कब नेगेटिव वर्क डन होगा और कब जीरो वर्क डन होगा। वो सारा कंडीशन अभी हम बता रहे हैं। तो अभी हम क्या बताएं, यहां पर क्या बताएं, जैसे कि देखिए ये वाला एक सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये देखिए ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा रहे हैं, और ये बॉडी जो है इस डायरेक्शन में मोशन में है, इस डायरेक्शन में मोशन में है, इस डायरेक्शन में। तो हम यहां पर देखते हैं कि बॉडी में मान लेते हैं कि एस डिस्प्लेसमेंट होता है इस डायरेक्शन में, और इसके साथ थीटा एंगल बना हुआ है। तब जो वर्क डन का फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताएं, वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर एक बात को याद रखिएगा, हम यहां पर कुछ वैल्यू लिख दे रहे हैं। जैसे cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फिर cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और फिर cos अगर बात किया जाए 180 का, तो ये वैल्यू आपका -1 होता है। ये 3 वैल्यू आप याद रख लीजिएगा। एक और वैल्यू याद रख लीजिएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और बस cos 60 डिग्री का वैल्यू याद, बस ये 4 वैल्यू रखिएगा याद। यानी cos 0 का 1, cos 90 का 0, cos 180 का -1 और cos 60 डिग्री का 1/2। ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। तो अब एक बात को समझिएगा, कंडीशन। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो वर्क का फॉर्मूला होता है ये क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो अगर मान लेते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, हम देखिए दोनों तरह का कंडीशन समझा रहे हैं, यानी क्लास 9th लेवल का भी समझाएंगे और क्लास 11th का लेवल का भी समझाएंगे। अगर मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है तो कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या बताएं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1।
अब 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, यानी कब वो वाला कंडीशन क्या आएगा, ये वाला जो एंगल है ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल अगर ऐसे हो जाएगा, यानी ये जो फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में दैट इज फोर्स इज अप्लाइड इन द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के लाइन में अगर फोर्स अप्लाई कर देते हो तो उस कंडीशन में जो थीटा एंगल बनता है वो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री तब जो वर्क डन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा Fs इंटू 1, क्योंकि cos थीटा की जगह cos, देखिए cos 0 डिग्री लिखेंगे और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये बन जाएगा आपका F इंटू एस। ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वर्क डन, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वर्क डन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। जैसे अगर मान ले, अच्छा ये कंडीशन, अब ये कंडीशन कहां आपको देखने के लिए मिलता है इस तरह का कंडीशन, जैसे अगर मान लेते हैं सपोज दैट एक टेबल है, इस तरह से एक टेबल है यहां पर, ठीक है, इस तरह से एक टेबल है। अब इस टेबल पर मान के चलिए कि एक कार वाला टॉय रखा हुआ है, ये कार है, कार वाला टॉय अगर यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, ये कार वाला टॉय अगर यहां पर रखा हुआ है और एक लड़की यहां पर जो है खड़ी है, ये क्या है, इसमें एक रस्सी है यानी धागा है। अब इसको ये खींच रही है इधर से, देखिए बहुत इजी है। देखिए ये अगर इसको खींचेगी तो क्या होगा, ये जो कार है इस डायरेक्शन में चलेगा, इसी डायरेक्शन में ना चलेगा, ये टॉय वाला कार इसी डायरेक्शन में चलेगा। तो इस कंडीशन में देखिए ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया आपका, मैक्सिमम फोर्स वाला कंडीशन हो गया। यानी इस कंडीशन में जो आप वर्क डन कर रहे हो वो वर्क डन क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। ठीक है, वो वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकंड कंडीशन का। सेकंड कंडीशन में क्या है कि मान लेते हैं कि यहां पर देखिए सेकंड कंडीशन में हम लोग ऐसे करते हैं कि थीटा को जो है हम लोग 0 मान लेते हैं, सॉरी 90 मान लेते हैं, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देख लीजिए यहां, अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा, बात को समझिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा। तो जैसे अगर मान लेते हैं यहां पर देखिए, अगर मान लेते हैं ये अर्थ है, इस चीज को समझिएगा, अगर ये अर्थ का बात कर रहे हैं तो अर्थ के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण क्या है कि अर्थ, देखिए अब यहां पर देखिए, जैसे अर्थ के चारों तरफ यहां पर जो सैटेलाइट है, मान लेते हैं एक सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्विंग करता है, इस चीज को समझिएगा, अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्विंग कर रहा है सैटेलाइट, तो अर्थ जो है ना इस सैटेलाइट को एक फोर्स से अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सैटेलाइट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, और किस फोर्स से कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से इस सैटेलाइट को अर्थ जो है अपने ओर खींच के रखता है। तो और सैटेलाइट जो है ऐसे नहीं होता है कि सैटेलाइट इसके तरफ आ जाता है, सैटेलाइट अपना इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब सैटेलाइट यहां रहता है तो इस डायरेक्शन में होता है। तो इस कंडीशन में आप देखिएगा कि जो अर्थ जो सैटेलाइट पर जो फोर्स लगा रहा है वो 90 डिग्री पर लगा रहा है फोर्स। देखिए बात को समझिए, अर्थ पर जो फोर्स लगा, अर्थ जो सैटेलाइट पर फोर्स लगा रहा है वो कितना पर एंगल पर लग रहा है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल पर लग रहा है। जब राइट एंगल पर फोर्स लगेगा तब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका वर्क डन 0। यानी ये जो फोर्स लगा रहा है कौन, अर्थ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है सैटेलाइट पर, इस फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है सैटेलाइट पर वो क्या हो जा रहा है, 0। तो यहां से एक बात याद रखिएगा
कि जब भी 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0। इसका एग्जांपल आपको कहां मिलेगा ना, अर्थ और सैटेलाइट का कंडीशन में। इसका एग्जांपल भी बता दिए और पहला वाला का भी एग्जांपल बता दिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया कि जैसे अर्थ जो है सैटेलाइट पर राइट एंगल पर फोर्स लगाता है, तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो जा रहा है आपका, 0। ठीक है, तो 0 वाला कंडीशन भी हम लोग देख लिए। मैक्सिमम वाला पॉजिटिव कंडीशन था, F इंटू एस था वो पॉजिटिव कंडीशन, और इस कंडीशन में 0 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कंडीशन का, कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी अगर देखिए थर्ड कंडीशन क्या है कि when थीटा इक्वल टू 180 ले लेते हैं। 180 का मतलब क्या हो गया, देखिए 180 का मतलब इस हम लोग फोर्स ये घूम के यहां आ जाएगा। 180 का मतलब क्या हो गया, जो अप्लाइड फोर्स है वो ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। मोशन उधर हो रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि थीटा का वैल्यू जो है आपका 180, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट। तो यहां पर cos 180 का जो वैल्यू होता है, cos 180 का वो वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। इस कंडीशन में दैट इज अप्लाइड फोर्स, दैट इज फोर्स applied just opposite to the मोशन के जस्ट अपोजिट लगेगा इस कंडीशन में फोर्स। अब ये वाला कंडीशन आपको कहां देखने, अच्छा हाँ एक और बात, जब हम लोग ये वाला कंडीशन, तो अब अगर हम मान लेते हैं यहां पर देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, ये यहां पर एक कार है, ये अगर मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, ये कार है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मोशन है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर कार अचानक ब्रेक लगा देता है, कार अगर मान लेते हैं ब्रेक लगाएगा, कार में जो बैठा हुआ बंदा है ब्रेक लगाता है, तो जब ब्रेक लगाता है तो क्या होता है कि कार का स्पीड जो है ब्रेक उसको खींच के कम करता है, यानी ब्रेक जो लगता है वो ब्रेक का फोर्स इस डायरेक्शन में काम करता है, ब्रेक का फोर्स इस डायरेक्शन में, और कार किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। मान के चलिए कि आप फोर्स लगाएं, ब्रेक लगाएं 10 न्यूटन, और ये कार तब यहां पर 10 मीटर आके रुक गया। देखिए आप जब ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है कि उसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाता है, कार का धीरे धीरे घटते जाता है, और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो रुक जाता है। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं आप इस पॉइंट से ब्रेक लगाना शुरू किए और कार यहां आके रुका, तो आप इस कंडीशन को क्या बोलिएगा, हम यहां से ब्रेक लगा रहे थे, कार यहां आके रुका, यानी आप यहां से कर रहे थे ब्रेक और यहां आके रुका, तब तक 10 मीटर चला गया। इसका मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स की उल्टा डायरेक्शन में लगा, और तब तक लगा जब तक वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। तो इस कंडीशन में फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहां पर जो एंगल बना है, कितना एंगल बन गया, 180। अब अगर मान लेते हम कहेंगे कि यहां पर वर्क कितना होगा, तो एफ एस और cos 180 होगा, और cos 180 का मतलब होता है -1, तो यहां पर हम लोग -1 लगा देंगे और ये हो जाएगा एफ एस। यानी यहां पर जो वर्कडन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। तो अब नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये नहीं होता है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी यहां पर क्या होगा, उसका वेलोसिटी स्पीड को कम कर देगा आप जो फोर्स लगा रहे हो। हम लोग आगे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग को यह भी पता चलता है कि जितना उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होता है उतना ही आपका अप्लाइड फोर्स द्वारा वर्क डन किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये थर्ड कंडीशन समझ गया। पहला कंडीशन क्या था, 0 डिग्री पर जो मैक्सिमम था पॉजिटिव था। सेकेंड वाला कंडीशन क्या था, 90 डिग्री पर जो वैल्यू 0 आ गया, और वो पॉजिटिव ही था लेकिन 0 आ गया। थर्ड कंडीशन क्या था, 180 में हम लोग ये देखते हैं, इसका एग्जांपल भी बता दिए कि जब हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का फोर्स मोशन का अपोजिट होता है, और ब्रेक का फोर्स जो वर्क डन करता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है,
दूसरा कंडीशन इसका हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा मोशन का अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो हम लोग तीनों वर्क डन को समझ लिए, ये सारा कंडीशन है वर्क डन का। अब यहां पर देखिए, अब क्या है कि बोलिए सर अब हमको ये बताइए कि वर्क डन कब होगा कब नहीं होगा, वर्क डन कब होगा कब नहीं होगा। तो वर्क डन होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्क डन को करने के लिए कभी भी आप 90 डिग्री पर फोर्स मत लगाइएगा। सबसे पहला कंडीशन, 90 डिग्री पर फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन नंबर को देखेंगे, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 क्या कहता है, इस चीज को समझिएगा। कंडीशन नंबर 4 कहता है कि जैसे कि इसका अगर फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये अब अगर मान लेते ये तीनों में से कोई एक जीरो हो जाता है, तीनों में से कोई एक जीरो, तो कॉस थीटा वाला जीरो तो 90 डिग्री पर होता है, इसको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब बच गया हम लोग का एफ। अगर बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी पर मतलब बॉडी है उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा है, यानी अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इफ देखिए, इफ there is no unbalanced force applied on the बॉडी पर अगर हम लोग अनबैलेंस फोर्स ही नहीं अप्लाएंगे, अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि उसका रिजल्टेंट कुछ नहीं होना। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, उसका इफेक्ट दिखना, फोर्स का, हम कहीं फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी इधर उधर हो जा रहा है, तो उसका मतलब वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस, यानी जिसका रिजल्टेंट होगा उसको अनबैलेंस। तो अगर बॉडी पर हम अनबैलेंस फोर्स ही नहीं लगा रहे तो मेरा वर्क डन का जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, यहां पर हम लोग फोर्स का वैल्यू 0 लिख देंगे, तो ये सारा चीज क्या बन जाएगा आपका 0। यानी वर्क डन होने के लिए अनबैलेंस फोर्स लगना जरूरी है, यानी अनबैलेंस फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर द वर्क इज डन। वर्क डन करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स लगाए वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चौथा कंडीशन हो गया। अब हम लोग इसका पांचवा कंडीशन देखेंगे। पांचवा देखिए, ये वाला पढ़ लिए, ये वाला वही कंडीशन पढ़ लिए। अब यहां पर क्या है, अब हम लोग पांचवा कंडीशन पढ़ रहे हैं, यानी जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पांचवा कंडीशन, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी पर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, दैट इज एस इक्वल टू 0। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तब अगर वर्क डन का फॉर्मूला बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा, यानी यहां पर एफ इंटू 0 इंटू कॉस थीटा, तो ये सारा गेम क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये कंडीशन कब होता है तो इसको समझिए। तो जैसे अगर मान लेते हैं हम चाहेंगे कि हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, दीवार को फोर्स लगा रहे हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं, पूरा जोर से धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार हिल ही नहीं रहा। ये जो दीवार है जिसमें ब्लैक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ, ये हिल ही नहीं रहा, तो यहां पर इसे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। हम दिन भर फोर्स लगाएं, फोर्स तो पूरा लगा रहे हैं, पूरा लगा रहे हैं, मेरे पास जितना कैपेबिलिटी है फोर्स लगाने का हम सारा का सारा फोर्स लगाएं, लेकिन फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाए, यानी s इक्वल टू 0 और h इक्वल टू 0 हो गया। तो साइंस कहता है कि भैया अगर आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वर्क डन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वर्क डन नहीं कर पा रहे हैं, ये साइंस का। तो ये 5 कंडीशन होता है वर्क डन का। तो किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है और किसका किसका एग्जाम्पल है वो सारा एग्जाम्पल हम बता दें। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर आप कहीं पर भारी हैवी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो उस दौरान जो आपका वर्क डन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 90 डिग्री वाला भी बता दिए कि कब, और एक कंडीशन में कब होता है, जब cos 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर फोर्स लगता है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वर्क डन का यूनिट क्या होता है। तो वर्क डन का हम लोग जानते हैं, ये वर्क डन का जो यूनिट होता है ये 2 तरह का यूनिट होता है। किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो 2 तरह का यूनिट होता है। एक होता है SI यूनिट, एक होता है SI यूनिट, दूसरा क्या होता है CGS यूनिट,
CGS यूनिट। एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट यानी कॉमर्शियल यूनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं, और यहां पर एक होता है CGS यूनिट और एक होता है SI यूनिट और एक होता है आपका कॉमर्शियल यूनिट। तो यहां पर किसी का जो यूनिट आता है ना उसका फॉर्मूला से आता है। तो इसका फॉर्मूला में हम लोग क्या देखें, वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का जो SI यूनिट होता है, वो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर। तो ये बन गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो होता है वर्क का SI यूनिट होता है। लेकिन ये जो वर्क जो है, वर्क और फोर्स, ये सब फोर्स वर्क ये सब के बारे में, सॉरी वर्क के बारे में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था इसको रिसर्च करने पर, इस टॉपिक को रिसर्च, इस वर्ड को रिसर्च करने में। उस साइंटिस्ट का नाम है जूल। तो इसीलिए इसका उसके रिस्पेक्ट में, उनके रिस्पेक्ट के लिए इस यूनिट को नाम रखा गया है जूल। जूल बोलते हैं, ठीक है। जूल, जूल को J से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल J से। तो ये जो आया जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 जूल। अच्छा, अगर आप 1 जूल के बराबर और लिखना चाहते हो तो यहां पर आप लिख सकते हो कि न्यूटन का मतलब, देखिए ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का जो और आगे बढ़ेंगे तो फोर्स का अपना फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। तो मास के लिए जो यूनिट होगा वो केजी होगा, एक्सिलरेशन का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो मीटर हो गया। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 न्यूटन के बराबर हो गया। यानी ये जो है इसका हो गया SI यूनिट। तो इसका SI यूनिट का अगर बात करेंगे, इट्स SI यूनिट, SI यूनिट का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट जूल हो जाएगा, जूल, ठीक है। SI यूनिट जूल हो जाएगा, और ये जूल बराबर होगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर बराबर हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका SI यूनिट हो गया, ठीक है। अब 1 न्यूटन कितना होता है ये भी अभी हम लोग सीखेंगे। तो 1 न्यूटन का मतलब कितना होता है ये भी हम लोग अब देखते हैं। ये जो 1 न्यूटन वर्क आया ये कितना होता है, तो 1 न्यूटन वर्क को समझिए। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर वर्क डन का फॉर्मूला ये है F इंटू एस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर मान लेते, देखिए सपोज दैट यहां पर एक टेबल है, एक टेबल है, इस टेबल पर मान के चलिए एक यहां पर इस तरह से ब्लॉक है, और इसको एक लड़की जो है यहां से खींच रही है, इसको खींच रही है अपनी ओर इस डायरेक्शन में, ठीक है। और खींचकर ये कितना फोर्स लगा रही है, F इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स लगा रही। देखिए अब यहां पर देखिए बात को समझिएगा कि अगर मान लेते हैं यहां पर F इक्वल टू 1 न्यूटन हो जाता है एंड S इक्वल टू हो जाता है 1 मीटर, तो ये जो W है इसका फॉर्मूला, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 मीटर, तो ये क्या बन जाएगा 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो यही हो जाएगा आपका 1 जूल वर्क। यानी 1 जूल वर्क का मतलब कितना हो गया, अगर हम किसी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किसी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में ही वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसका जो वर्क हुआ, यानी वो तब जो हम लोग बोलेंगे वर्क डन जो हुआ वो कितना हो गया, 1 जूल हो गया। यानी ये हो गया इफ 1 न्यूटन फोर्स इज applied on a body and if body is displaced 1 meter in the direction of applied force,
applied force, then work is done by 1 जूल। तब जो वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल का वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल वर्क डन का मतलब कितना हो गया, समझ में आ गया कि अगर आप कहीं पर फोर्स लगा रहे हो, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और उसको खींच के या धक्का देके 1 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कर दे रहे हो, तो आपके द्वारा जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल, और 1 जूल और 1 जूल कितना होता है ये भी हम लोग जान गए। अब देखेंगे सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट जो होता है वर्क डन का स्मॉल यूनिट होता है। स्मॉल यूनिट को हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट। स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट। अब स्मॉल यूनिट को हम लोग सीजीएस यूनिट बोलते हैं। तो यहां पर देखिए वर्क का जो फॉर्मूला हुआ एफएस, तो सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में जो एफ यानी फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है आपका डाइन होता है, डाइन। और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो इस तरह से सीजीएस में जो इसका यूनिट बना वो डाइन मीटर बन गया, डाइन मीटर। डाइन को हम लोग डाइन ही बोलेंगे, डाइन, और ये बन गया आपका मीटर। डाइन मीटर हो गया इसका सीजीएस यूनिट। ये जो डाइन मीटर है इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ग। एक डाइन मीटर को ही हम लोग बोलते हैं 1 अर्ग बोलते हैं, 1 अर्ग। ठीक है, तो अर्ग जो हो गया वर्क का सीजीएस यूनिट हो गया, और जूल जो था वो था वर्क का एसआई यूनिट। दोनों में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल एंड अर्ग का रिलेशन अगर बात करें तो 1 जूल इक्वल टू होता है, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। तो अगर हम एक अर्ग का बात करेंगे तो 1 अर्ग इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -7 जूल हो जाएगा। ये होता है दोनों में रिलेशन। अब बात ये तो हो गया सीजीएस यूनिट। अब दूसरा हम क्या बोले कि इसका एक और यूनिट होता है कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट में हम लोग वर्क का जनरली यूज करते हैं किलो जूल यूज करते हैं, किलो जूल। किलो का मतलब 1 किलो का अगर बात करेंगे, 1 किलो जूल का अगर बात करेंगे तो किलो का मतलब होता है 1000। तो 1 केजी का मतलब हो गया आपका, केजे का मतलब हो गया 1000, और जूल यानी 1000 जूल को हम लोग क्या बोलेंगे, किलो जूल। एक्चुअली में क्या होता है, ये कॉमर्शियल यूनिट होता है। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम लोग कहीं भी अगर फैक्ट्री में कोई वर्क करता है मशीन, या कहीं हम लोग बड़े वर्क को करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वर्क डन जो होता है वो बड़ा अमाउंट में होता है, यानी ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ज्यादा अमाउंट में, अब ज्यादा अमाउंट में है तो उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे करके लिखते हैं, तो किलो जूल में। किलो जूल जैसे 1000 जूल लिखना बहुत बड़ा हो गया, उसी को हम लोग 1 किलो जूल लिखेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो किलो जूल इसीलिए उसको कॉमर्शियल बोलते हैं, क्योंकि वो कॉमर्शियल यानी क्या बोलेंगे, जहां पर फैक्ट्री होता है या कहीं पर मशीन लगा हुआ तो उसका जो वर्क डन को मेजर किया जाता है वो किलो जूल में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो जब भी हम लोग वर्क डन करते हैं, कहीं भी छोटा वर्क डन करें चाहे बड़ा वर्क डन करें, हर एक कंडीशन में यानी वर्क डन का कंडीशन में हमको क्या लगता है, एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे अब एक बात को समझिएगा, जैसे अगर मान लेते हैं कि फिर से वही डायग्राम बनाएंगे कि यहां पर एक बड़ा सा ब्लॉक है, इस पर मान लेते हैं हम व्हील लगा देते ताकि आपको धक्का लगाने में इजी पड़ेगा। अब इसको धक्का लगा के पुश करके इसको आगे ले जा रहे हो, तो कब तक आप आगे लेते मतलब कब तक आगे आप इसको लेकर जा पाओगे, जब तक आपके पास धक्का मारने का कैपेबिलिटी है। तो धक्का मारने का जो कैपेबिलिटी है, दैट मींस आपके पास जब तक एनर्जी है तब तक आप इसको धक्का मार पाओगे।
और नहीं तो क्या होगा, एक समय ऐसे आएगा कि आप थक जाओगे। जब आप थक जाते हो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो एनर्जी, जितना भी एनर्जी था वो सारा का सारा एनर्जी इसको धक्का मारने में ट्रांसफर हो गया, इसको आप दे दिए। यूं समझिए कि आपके पास जितना एनर्जी था आप इसको दे दिए। वही एनर्जी के कारण क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, यानी इसमें मोशन करने लगता है ये, ठीक है। तो जब भी हम लोग वर्क डन करते, चाहे हम करें, चाहे कोई मशीन करे, कोई एनिमल्स करे, कोई भी अगर वर्क डन करता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसका वर्क डन करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, यानी स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग थक जाते हैं, काम करते करते थक गए, वर्क डन करते करते थक गए, तो हम लोग फिर से अपना एनर्जी बूस्ट कर लेते हैं खाना खा के। तो कोई भी अगर कोई लिविंग थिंग अगर वर्क कर रहा है और उसका एनर्जी लॉस हो जाता है तो फिर हम लोग एनर्जी को बनाने के लिए फिर से हम लोग खाना खा लेते हैं, यानी फूड से हम लोग फिर से अपना एनर्जी को बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई मशीन अगर वर्क डन करता है तो मशीन को फिर चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी के फॉर्म में उसको फ्यूल देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप मशीन को फ्यूल दे देते हो वो फिर से अपना ताकत, स्ट्रेंथ पर आ जाता है और फिर से वर्क डन करना शुरू हो जाता है। यानी एक बात को पूरा अच्छा से समझ लीजिए कि ये जो वर्क डन बोल रहे हैं, वर्क डन का मतलब क्या होता है कि आप अपना एनर्जी को ट्रांसफर करना। तो जब आप अपना एनर्जी को किसी पर ट्रांसफर कर रहे हो तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं वर्क डन करना, यानी वर्क को करना, यानी वर्क डन। जैसे आप कहीं भी इस चीज को देख सकते हो, जैसे आप कहीं भी देख सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं आप यहां पर समझिए, जैसे हम इस दीवार को धक्का लगा रहे हैं, दिन भर धक्का लगा रहे हैं, तो एक टाइम क्या आएगा, हम थक जाएंगे। तो थक जाएंगे इसका मतलब क्या, मेरे पास जो स्टेमिना था, एनर्जी जो था, वो सारा का सारा एनर्जी लॉस हो गया। वो सारा का सारा एनर्जी किसमें चला गया, इसमें। हम अब फिर से खाएंगे और फिर से एनर्जी तैयार करेंगे और फिर से इसको धक्का लगाएंगे, फिर एनर्जी लॉस होगा। तो आप हमेशा देखिएगा कि जब भी हम लोग वर्क डन करते हैं या कोई भी वर्क डन करता है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन होना। तो यानी एनर्जी जब ट्रांसफर होता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि वहां पर वर्क डन हो रहा है। अब जो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा भैया वो ज्यादा वर्क डन करेगा, और जो कम एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो कम वर्क डन करेगा। तो एनर्जी और वर्क डन क्या है, दोनों एक दूसरे का रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर, अच्छा अब हम मान लेते हैं वर्क डन का एग्जांपल समझेंगे कि कब हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन हो रहा है, वर्क इज डन व्हेन। कब कब हम लोग बोलेंगे, कब कब हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन भाई हो रहा है, और कब कब बोलेंगे कि वर्क डन नहीं हो रहा है। तो वर्क डन का एग्जांपल समझिए। तो जैसे अगर मान लेते हैं कोई साइकिलिस्ट है, वो पैडलिंग कर रहा है, साइकिल का पैडलिंग करा के चला के ले जा रहा है, तो क्या बोलेंगे कि वहां वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है और आप उस पर फोर्स लगाएं और उसका वेलोसिटी में चेंजिंग कर दिए, तो आप बोलेंगे कि आप उस पर वर्क डन किए। अब अगर एक बॉडी रुका हुआ है और वो अगर मान लेते हैं रुका हुआ और आप उस पर फोर्स लगाएं, उसमें मोशन ले आए, तो फिर यहां पर भी बोलेंगे कि बॉडी पर वर्क डन आप किए।